18 नवंबर 1962 के दिन भारत और चाइना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अहीर करीब 120 जवानों ने लड़ाई लड़ी और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें 114 जवान शहीद भी हो गए। लेकिन इसके बाद दूसरे बात की जाए, सेना में दूसरे रेजिमेंट की, पंजाब रेजिमेंट हो या दूसरे रेजिमेंट हो, लेकिन अहीर रेजिमेंट को लेकर अब तक न तो पूर्ववर्ती केंद्र सरकार और न ही वर्तमान की सरकारों ने कोई कदम उठाया है और आज अहीर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी। इनसे जानेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि 18 नवंबर 1962 को युद्ध कैसा रहा और क्या क्या हुआ था उस समय। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो युद्ध हुआ था उसमें पूरी प्रक्रिया क्या थी, क्या हुआ था? 18 नवंबर 1962 को चुशूल वैली में, जो पूर्वी लद्दाख में है, वहाँ पे 13 कुमाऊँ की चार्ली कंपनी तैनात थी और 13 कुमाऊँ प्योर अहीर बटालियन है और इसमें 120 कंपनी की नफरी थी। मेजर शैतान सिंह भाटी उसके कंपनी कमांडर थे। 18 नवंबर की रात को तकरीबन पहले बार 2000 चाइनीज़ सैनिकों ने, उनकी पूरी रेजिमेंट ने अटैक किया। उसके बाद अगले दिन तक करीब 4 से 5000 चाइनीज़ जो 2 रेजिमेंट थी उन्होंने अटैक किया, लेकिन सिर्फ 120 इन सिपाहियों ने करीब 1400 से 1500 चाइनीज़ को मार गिराया। और वहाँ पे एक डिसएडवांटेज हमें ये था कि जो रजांगला जहाँ पे युद्ध हुआ था उसके आगे एक हिल फीचर था, इसीलिए हमारी जो आरटी थी, तोपखाना था, वो उसके ऊपर से फायर करके चाइनीज़ के ऊपर गोले नहीं जा सकते थे। तो इन सैनिकों ने बिना आरटी सपोर्ट के चाइनीज़ का मुकाबला किया और पूरी रात में इन्होंने करीब 1300 से 1400 चाइनीज़ को मारा और 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह भाटी, वो अपनी 9 प्लाटून की पोस्ट थी, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट गए और सबको प्रोत्साहित करते रहे, उनका जोश भरते रहे। उनको 11 गोलियां लगी थी। उन्होंने अपने सिपाही को बोला कि तुम नीचे जाके बटालियन हेडक्वार्टर में, नीचे जाके हेडक्वार्टर में बताओ, क्योंकि अब हम लोगों का बचना मुश्किल है। 114 शहीद हुए थे, 5 को चाइनीज़ ने कैप्चर किया था और एक जवान जिसको मेजर भाटी ने वापस भेजा था, उसने पूरी रात की जो लड़ाई है उसमें बताया था। और ये विश्व की जो सबसे भयानक लड़ाइयाँ हैं उसमें इसका नाम शामिल है। और ये पूरे 114 जो सैनिक थे अहीर थे और इन्होंने बिना आरटी सपोर्ट के, और जब 3 महीने के बाद जब पार्थिव शरीर वहाँ से निकाले गया, क्योंकि बर्फ़ पड़ गई थी, उस समय वो जवान, किसी के हाथ में ग्रेनेड था, किसी के उंगली उसके ट्रिगर के ऊपर थी, किसी के हाथ में बैनेट था। मतलब वो कई जवान तो हमारे बिना गोली के बैनेट से वो लड़ाई कर रहे थे। जब उनके पार्थिव शरीर निकले तब उनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल वैसी, जब शरीर वहाँ आए तो पता लगा किस तरीके से, किस बुलंदी से इन सैनिकों ने अपना बताया है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या था, जो चुशूल एयरफील्ड है, अगर ये लड़ाई में हम हार जाते तो चुशूल एयरफील्ड जो है वो चाइनीज़ के पास चले जाता। और आज भी रजांगला से, आप जो गलवान का हिस्सा है, वहाँ से हाइट से आप पूरी चीज़ चाइनीज़ के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं। वो रजांगला का युद्ध था जो बहुत इम्पोर्टेंट था और आज भी वो पोस्ट हमारे पास है। तो इतने सारे जवान थे, जैसा कि हर दूसरे राज्यों के नाम पर है, दूसरे समाज के नाम पर है, अब अचानक से अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों उठ रही इतने सालों बाद? देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये आज की नहीं है। मैं आपको थोड़ा इसके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा। इसके लिए हमको 1857 का जो युद्ध हुआ है, जिसको गदर का पहला युद्ध कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में हुई थी। मंगल पांडे ने शुरू करी थी। अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके साथ ये जो विद्रोह की चिंगारी थी वो मेरठ और अंबाला से शुरू हुई थी और जो रेवाड़ी के राजा थे राव तुलाराम यादव, उन्होंने अपने 2 भाइयों के साथ
गोपाल देव और कृष्ण देव के साथ एक को उन्होंने अंबाला भेजा और दूसरे को मेरठ भेजा। मेरठ में थे कृष्ण गोपाल यादव, राव कृष्ण गोपाल, ये मेरठ के नायब सूबेदार थे, और धन सिंह भाटी मेरठ के कोतवाल थे। इन दोनों ने गदर की लड़ाई वहाँ से शुरू करी थी, और जिस पलटन में ये थे उसको जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको काली पलटन दिया। जो धन सिंह थे गुजर और कृष्ण गोपाल यादव। जब इन्होंने विद्रोह शुरू किया और इतना विद्रोह बढ़ गया, अंग्रेजों ने इन दोनों कौमों को, यादवों को और गुजरों को, बागी कौम, गद्दार कौम से की संज्ञा से उनको नवाजा। और जो भारत में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उनका जो भी नामकरण हुआ है वो धर्म के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कुमाऊं, डोगरा, जाट, सिख, सिखलाई, पंजाब, बिहार, नागा, असम, हर प्रकार, गोरखा, हर रेजिमेंट है, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अहीर रेजिमेंट जब इनको बागी कौम कर दिया गया, इन्होंने अहीरों की जो भर्ती थी सेना में वो बंद कर दी। उसके बाद 40-50 साल उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको पता था कि अहीर जो कौम है एक लड़ाकू कौम है। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तब इनको फिर अहीरों की ज़रूरत पड़ी। उसके पहले इन्होंने राव युधिष्ठिर सिंह को बोला कि आप सेनापति बनना चाहेंगे या आप तहसीलदार बनना चाहेंगे। उन्होंने कहा मैं सेनापति बनूंगा। उन्होंने अब बोला कि आप यदुवंशी रिसाला खड़ा करिए, हम आपको सेनापति बनाएंगे और बाद में अहीर रेजिमेंट बनाएंगे। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे अवार्ड अहीरों को मिले, लेकिन डिवाइड एंड रूल, क्योंकि अंग्रेज़ों के दिमाग में बैठा था कि ये जो कौम है अहीर और गुजर, ये बागी कौम है, ये लड़ाकू कौम है, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने विद्रोह किया है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आया, तब इनको फिर अहीरों की याद आई और इन्होंने फिर से भर्ती किया। और जो यदुवंशी रिसाला खड़ा किया था युधिष्ठिर सिंह ने, उस समय बलबीर सिंह को ऑनररी कैप्टन बनवाया। उसी रेवाड़ी के बलबीर सिंह को उन्होंने ऑनररी कैप्टन बनाया और उन्होंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम अहीर रेजिमेंट बना देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इन अहीरों को विक्टोरिया क्रॉस मिला, मिलिट्री क्रॉस मिला, जितने बड़े बड़े अवार्ड्स थे, सबसे बड़े अवार्ड ब्रिटिश आर्मी के समय इनको मिले। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी 1945 में ख़त्म हुआ। इस समय फिर अहीरों ने जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना खड़ी करी है, तो बहुत सारे अहीरों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़ के आज़ाद हिंद सेना में वो भर्ती हो गए। जब भर्ती हो गए, अंग्रेज़ों को फिर लगा कि ये तो बागी कौम है, ये अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के लिए नहीं लड़ रहे। तब उन्होंने इसको बिल्कुल अहीर रेजिमेंट का मसला जो था, जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अहीर रेजिमेंट बनाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अहीरों को मिलिट्री क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस मिल चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आज़ाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस की ज्वाइन करी, तो ये पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये हुआ था 1947 तक। अब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद की कहानी भी क्या है, सुनिए आप। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ये जो अहीर भर्ती किए जा रहे थे वो ब्रिटिश आर्मी में नहीं कर रहे थे, वो हैदराबाद रेजिमेंट में भर्ती किए जा रहे थे। और हैदराबाद रेजिमेंट में कौन कौन थे? 33% कुमाऊनी थे, 33% अहीर थे और 33% जाट थे। और जैसा मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने जातिगत संप्रदाय की रेजिमेंट्स बनाई थी। जिन जिन संप्रदायों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उसी अनुपात से उनके नाम के साथ भर्ती हुई, लेकिन अहीरों की भर्ती इन्होंने बंद कर दी। हैदराबाद रेजिमेंट तोड़ के जो कुमाऊने थे उनको कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया, जो जाट थे उनको जाट रेजिमेंट में भेज दिया, और अहीर जितने थे हैदराबाद रेजिमेंट में उनको कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया। इसीलिए अहीर कुमाऊं रेजिमेंट में है। और आपको बताना चाहूँगा कि आज भी भारतीय सेना में 13 से 14% अहीर, चाहे सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स हों या कोर हों, वहाँ पे सेवारत हैं। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत।
वो कुमाऊं रीजन के रहे थे और उनको अहीरों की वीरता से वो कायल थे। जब उस समय भी अहीर रेजिमेंट की बात चली तब गोविंद वल्लभ पंत ने बोला कि नहीं, अहीर रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे और वो चाहते थे कि अहीर कुमाऊं रेजिमेंट में ही रहे ताकि उनकी वीरता जो है वो आगे भी कुमाऊं रेजिमेंट के नाम दर्ज होती रहे। अब चाहे इसको आप पॉलिटिकल गिमिक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन ये सत्य है, ये तथ्य है। उसके बाद 1967 में जब नाथुला हुआ, उस समय नाथुला जो सिक्किम में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, बिल्कुल छोटे स्तर में हुई थी, उसमें भी करीब 900 चाइनीज़ मारे गए थे, उसमें भी अहीर ने हिस्सा लिया था। सरदार स्वरण सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। 25 यादवों का एक समिति बनाई गई जो सीएनसी से मिले थे, ब्रिटिश समय में सीएनसी से मिले थे, कमांडर इन चीफ से मिले थे, और वो जो 25 यादव थे उसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय बैरिस्टर कन्हैयालाल यादव वो भी थे, शामिल थे। इन्होंने कई बार चर्चा करी थी ब्रिटिश सरकार से, रेजिमेंट के लिए नहीं बनी। भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद 1967 में फिर एक समिति बनी राव वीरेंद्र सिंह के अंदर। ये स्वर्ण सिंह से मिले, स्वर्ण सिंह ने इस समिति को बोला कि आप कल हमारे दफ्तर में आइए, और स्वर्ण सिंह ने पूरा विश्वास दिलाया कि मैं कल घोषणा करूंगा कि भारत में अहीर रेजिमेंट बनेगी। जब ये खबर सरकार के पास पहुंची तब आजमगढ़ के सांसद थे चंद्रजीत, उन्होंने इस समिति को उनसे मिलने से रोक दिया, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा मंच के अध्यक्ष थे। तब लगा कि इसका जो पॉलिटिकल फ़ायदा होगा वो विशाल हरियाणा मंच को होगा। उसके बाद से कई बार संसद में ये मामला उठा अहीर रेजिमेंट का, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। और जो लोग ये कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट एक जातिगत है, ऐसी जातिगत की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हर धर्म और संप्रदाय के नाम पे रेजिमेंट है, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं है। अहीर रेजिमेंट, अहीरों को परमवीर चक्र भी मिला है, अशोक चक्र भी मिला है, विक्टोरिया क्रॉस भी मिला है, मिलिट्री क्रॉस भी मिला है, अशोक चक्र। और आपको बताऊं, जो कांस्टेबल कमलेश कुमारी है जो संसद के अटैक में 2001 में उसको अशोक चक्र मिला है, वो भी यादव महिला है। यादव हमेशा एक लड़ाकू कौम रही है। अब इसमें अहीर रेजिमेंट नहीं बनी, क्या इसीलिए क्योंकि यादवों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इस कारण नहीं बनी? या उनके जहन में देशभक्ति का इतना जज्बा था कि उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया, इसलिए नहीं बनी? या वो पॉलिटिकल लड़ाई के चलते उनकी रेजिमेंट नहीं बनी? कारण जो भी हो, जो ये कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट एक जातिगत मुद्दा है, जातिगत मुद्दा नहीं है। अगर जातिगत मुद्दा है तो हर जाति के नाम पे तो रेजिमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्षेत्र के नाम पे है, जातियों के नाम पे। और ऐसा नहीं है कि अहीर रेजिमेंट में सिर्फ अहीर रहेंगे। जैसे सिख रेजिमेंट में सिख भी हैं, कुमाऊनी भी हैं, दूसरे जाति के भी हैं, वैसे सिख रेजिमेंट में। और अगर अहीर रेजिमेंट बनेगी तो अहीर जो हमारे युवा हैं उनकी भर्ती होगी, उसमें दूसरे युवाओं की भी भर्ती होगी। लेकिन अहीर रेजिमेंट को इस तरीके से अलग रखना ये गलत है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस मुद्दे को आगे ले जाऊं, चाहे इसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़े या कुछ करना पड़े। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने बीज बोया था आपके रेजिमेंट को लेकर, वो बीज अभी तक वो अंकुरित होकर पेड़ बन गया है, उसको काटने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उन्होंने कभी यादवों को एक नहीं होने दिया। उनको पता था कि अगर यादव एक हो गए तो ये बहुत तगड़ी शक्ति बन जाएगी। तो उन्होंने, जैसे होता ना कि तोते के सामने मिर्च रख दो, आपस में लड़ाते रहो, वही किया, और आज भी वही हो रहा है। अहीर रेजिमेंट एक जायज़ मांग है। अगर भारत में संप्रदाय के नाम पे, स्थानीय के नाम पे रेजिमेंट नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? और जब उन्होंने हर लड़ाई में अपना वर्चस्व दिखाया है, उनको सबसे बड़े वीरता के पुरस्कार मिले हैं,
तब उनको क्यों नहीं उनका हक मिल रहा है? मिलना चाहिए। अच्छा, 60 और 70 के दशक में मांग उठी थी, उस समय प्रक्रियाएं भी चली, सब चीज़, उसके बाद भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर वर्तमान की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है। तो क्या इस बीच उन लोगों से आपने मुलाकात की, चर्चा की, बात की, या फिर आपसे संबंधित लोगों ने ही रेजिमेंट की मांग को लेकर उनसे किसी तरह की चर्चा की है क्या? ये कई बार, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही है, ये जो मुद्दा है, हम किसी पार्टी से मतलब नहीं है हमारा। ये एक भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, और जब ऐसा हुआ है तो इस अहीर रेजिमेंट को क्यों नकारा जा रहा है? चाहे जो भी प्रश्न हो, चाहे जो भी राजनीतिक कारण हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। आप अहीर रेजिमेंट बनाइए, चाहे कोई सरकार हो। और ये सवाल संसद में भी उठ चुका है, और डॉक्टर ईश्वर यादव ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि आजकल अब लोकतंत्र तो मैं रह ही नहीं गया है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध भी नहीं देती। लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं मैं आपको बड़ी ब्रीफ में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे तथ्य हैं, इसमें काफ़ी अध्ययन किया मैंने। मैं देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि अहीर रेजिमेंट आपका हक है। अगर आप नहीं, आपकी रेजिमेंट नहीं बनती है, आप कोई जाति अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप देश के लिए मांग रहे हो, यह आपका हक है और आपको सड़क में उतरना पड़ेगा। मैं उसकी अगुवाई करूंगा। किस तरह से मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मांग तो काफ़ी कई दशकों से करते आ रहे हैं आप? अब जैसा मैंने कहा कि बच्चे को रोना पड़ेगा। अब वो रुलाई चाहे सड़क में हो, चाहे संसद में हो, चाहे प्रदेशों में हो, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि अहीर रेजिमेंट अहीरों का हक है। वो कोई गैर जिम्मेदारी से अपना हक नहीं मांग रहे हैं। अगर दूसरी रेजिमेंट्स हैं तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अच्छा, ये रेजिमेंट बनता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसका अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शायद काफ़ी लोगों को ना पता हो, कि आज भी भारतीय सेना में जो रेजिमेंट्स हैं, जैसा सिख है उसमें आता है इतने सिख भर्ती होंगे, इतनी दूसरी जाति के होंगे। अहीरों का जो भर्ती है वो वैसे ही कम हो गया है। पहले अहीरवाड़ा जो रेवाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ हर गांव के हर घर से कम 2 जवान होते थे। आज पूरे गांव से 4 या 5 है। उनकी भर्ती कम हो गई है। अहीरों की भर्ती, और अहीर एक लड़ाकू कौम है जो बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे नहीं करते, सभी करते हैं, लेकिन जब उसका हक है तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? उससे अहीर जो युवा हैं उनकी फौज में भर्ती होगी, दूसरे युवाओं की फौज में भर्ती होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और कोई ये ऐसा नहीं है कि हम किसी जाति के लिए हम बात कर रहे हैं, नहीं, हम देश के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं और उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। आने वाले समय में और भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे कि अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही है, आप बताइए। अगर नहीं बन रही है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन जब तक हमारे लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे ये रेजिमेंट नहीं बनेगी। मेरे ज़िंदगी का ये मुहिम है, मेरे एक उद्देश्य है मेरे जीवन का। मुझे गर्व है, मैंने 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है और एक सैनिक हूँ, एक भारतवर्ष का निस्वार्थ सेवा की है मैंने। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, उनको मौका देने की मुहिम मैंने उठाई है और उठाऊंगा, क्योंकि युवा इस देश की धरोहर है। इस देश की जो पूरे विश्व में सबसे युवा देश भारत है, जो एवरेज एज 27 से 28 साल है। अगर आप आज के युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कौन इस देश को चलाएगा? आज जाति और धर्म के नाम पे पूरा देश बंटा हुआ है, लड़ रहे हैं, क्यों? ईटीवी भारत के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार और अपने समाज के लोगों से क्या करेंगे? भाई, मैं ईटीवी के माध्यम से देश के युवाओं से ये मेरा अनुरोध है
कि आप अपने हक को जानिए। मैं यहाँ पे अहीर रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अहीर युवाओं की बात कर रहा हूँ। जब अहीर रेजिमेंट बनेगी तो इसमें अहीरों के अलावा दूसरी कौम के जो हमारे युवा हैं, जो फौज में आना चाहते हैं लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाते, उनको मौका मिलेगा, उनके रोजगार के मौके मिलेंगे। और क्या आप नहीं चाहते कि हम भारतीय सेना में अपनी सेवा दें? और अगर रेजिमेंट बनी हुई हैं ऑलरेडी देश में, सिख है, पंजाब है, सिख लाई है, JNK है, राजपूत है, कुमाऊं है, डोगरा है, तो अहीर क्यों नहीं है? जब 12 से 13% हमारे अहीर हैं, दूसरे कौम के हमारे बच्चे हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस सच्चाई को समझिए, इन तथ्यों को समझिए और आप भी आवाज़ उठाइए कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। तो ये थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी, जिन्होंने बताया कि क्यों अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है, उसका फ़ायदा क्या होगा और आखिर क्या वजह है कि इतने सालों से, अंग्रेज़ों के समय से यह मांग उठती आ रही, लेकिन आज स्वतंत्र भारत होने के बावजूद अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकी है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, यह भी जानना चाहते हैं। अब आने वाले समय में अहीर रेजिमेंट बनता है या नहीं बनता है, यह तो बात की बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ से इसकी मुहिम की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर एक बड़ा व्यापक तौर पर, या कह सकते व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।